बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शाहनवाज और आज हम सेकेंड ईयर के कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। बच्चे, जिस तरह हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 8 का क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल में क्या डिस्कस हुआ था? उस एग्जाम्पल में हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास के अंदर हम कुछ डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं। अब प्रीवियस लेक्चर में कुछ बच्चों के क्वेश्चंस थे जो कि उस वीडियो के कमेंट्स में आए हुए थे या मैसेजेस में आए हुए थे कि सर ये मेंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम वही क्लियर करेंगे और इसके बाद हम क्लियर करेंगे। और एक दो कमेंट ऐसे थे कि उसमें पूछा गया था कि सर ये एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर से क्या मतलब होता है, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर से क्या मतलब होता है। तो आज ये हम दोनों ये हमारे बाय चांस हमारे टॉपिक भी हैं और आप लोगों ने क्वेश्चन भी किए हैं, तो ये दोनों हमारे क्लियर हो जाएंगे। आते हैं पहले टॉपिक की तरफ जो आपके पास है पेज नंबर 153, चैप्टर नंबर 8 का पेज नंबर 153। उस पे एक टॉपिक है हमारे पास मेंबर्स ऑफ अ क्लास। कुछ क्वेश्चन भी थे, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेंबर्स ऑफ क्लास। बच्चे, क्लास में किसी भी क्लास में दो किस्म के मेंबर्स होते हैं। एक जो हमारे पास मेंबर होता है, एक कहलाता है डेटा मेंबर और जो दूसरा होता है वो कहलाता है मेंबर फंक्शन होता है। दोनों को देखते हैं। हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसको थोड़ा बहुत देखा था। तो व्हाट इज डेटा मेंबर? डेटा मेंबर को कहते हैं एट्रीब्यूट ऑफ अ क्लास। क्लास के कुछ खसूसियात होते हैं ये। अब अगर इसको मैं एक लेमन के जुबान में या अगर मैं इसको आसान अल्फाज में बताऊं तो हमारे पास जो डेटा मेंबर्स होते हैं उस क्लास के अंदर आप जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हो। क्यों डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल? क्या जरूरत है? एट्रीब्यूट का लफ्ज क्यों यूज किया गया है यहाँ पे? देखिए, जब भी हमने क्लास के अंदर जब भी हमने कोई फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, उस फंक्शन को हमने कहा कि कोई फलाना काम परफॉर्म कर दे, क्योंकि ये तो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं और इसने कोई ना कोई काम तो परफॉर्म करना होगा। अब किसी फंक्शन ने कोई काम परफॉर्म करना है तो उस फंक्शन को कोई ना कोई वैल्यूज भी तो चाहिए होंगे। अब वो जो वैल्यूज हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं उस फंक्शन को विद द हेल्प ऑफ डेटा मेंबर्स। तो बात वहीं पे आ गई कि डेटा मेंबर्स होते हैं एट्रीब्यूट्स। और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं ये आपसे एग्जामिनर पूछ भी सकते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक है वेरिएबल्स। हमारे पास मेमोरी लोकेशंस होते हैं जिसका एक डेटा टाइप भी होगा जिसने मेमोरी में कोई ना कोई जगह भी ऑक्युपाई की होगी, 2 बाइट्स, 4 बाइट्स, 8 बाइट्स एटसेट्रा। और उन जगहों पे उन वेरिएबल्स में उस मेमोरी लोकेशन में हम कोई ना कोई वैल्यू भी स्टोर करते हैं। जो डेटा मेंबर्स होते हैं, कोई वेरिएबल इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई, नॉर्मली क्लासेस के अंदर हम इसको डिक्लेयर करते हैं प्राइवेटली। मींस डिक्लेयर्ड अंडर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। नॉर्मली इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमेशा हम इंटीजर जो वेरिएबल्स होते हैं या जो हमारे पास डेटा मेंबर्स होंगे उनको हम डिक्लेयर करेंगे प्राइवेटली। नहीं, उनको हम पब्लिकली भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि आप उनको प्राइवेटली डिस्कस करें। क्यों? क्योंकि इनके अंदर डेटा पड़ा हुआ होगा और हम नहीं चाहते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक क्लास या कोई और जो क्लास है, इस क्लास के बाहर जो हमारे पास कुछ और एलिमेंट्स है या हमारे पास कुछ और स्टेटमेंट्स वो इसको एक्सेस करें। तो ये हमारे पास हो गया डेटा मेंबर्स। एग्जाम्पल, जो प्रीवियस एग्जाम्पल हमने की थी, प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख भी सकते हैं और पेज नंबर आपके पास 152 पे भी एक एग्जाम्पल मौजूद है। उस एग्जाम्पल में जो प्रोग्राम है, ठीक है, उसके अंदर हमने एक क्लास डिफाइन की है। उस क्लास का नाम है सी रेक्टेंगल। सी रेक्टेंगल के अंदर अगर आप लोग नोट कर लें तो वहां पे हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं। मींस दो डेटा मेंबर्स डिक्लेयर किए हुए हैं। एक डेटा मेंबर का नाम है एक्स, एक दूसरे डेटा मेंबर का नाम है वाई। तो अगर आप लोग नोट कर ले, ये बेसिकली हमारे पास जो नॉर्मली हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वही चीज है। और अगर आप लोग इसका एक्सेस स्पेसिफायर देखो, ये कहलाता है इनका एक्सेस स्पेसिफायर। इन दो जो वेरिएबल्स हैं, मींस ये इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई, इस सी रेक्टेंगल क्लास में ये प्राइवेटली डिक्लेयर्ड है। इसको कोई और जो मेन के अंदर हम इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकेंगे इसको। तो ये हमारे पास एक प्रीवियस एग्जांपल से हमने ये एक एग्जांपल इसकी कर दी है।
नेक्स्ट जो हमारे पास मेंबर ऑफ क्लास में जो सेकंड चीज आती है वो हमारे पास है मेंबर फंक्शंस। बच्चे देखें, जब भी हम क्लास के बॉडी के अंदर कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, क्या करते हैं हम, ये वही डेफिनेशन बता रहा हूं जो बुक पे है। जब भी हम क्लास के बॉडी के अंदर, देखें ये क्लास है, ये क्लास है, तो इस क्लास के अंदर, इस बॉडी के अंदर अगर मैं यहां पे कोई और यूजर डिफाइंड फंक्शन, खुद का फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूं, फंक्शन क्या काम करे, कुछ भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स, टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने और हर बच्चे की मैंने पोजीशन क्लास वाइज कैलकुलेट करनी है। इसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसको मैं 50 टाइम्स 60 टाइम्स कॉल करूंगा, तो वो मैं यहां पे अगर वो डिक्लेयर कर देता हूं तो उस फंक्शन को कहते हैं मेंबर फंक्शन। ओके, जिस तरह डाटा मेंबर्स को हम नॉर्मली प्राइवेटली डिफाइन करते हैं, तो उसी तरीके से मेंबर फंक्शंस को मींस जो आपके अपने फंक्शंस होंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन होंगे, उनको नॉर्मली हम पब्लिकली डिफाइन करते हैं अंडर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, यूजुअली डिक्लेयर्ड पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंडर। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इसको पब्लिकली ही डिक्लेयर करेंगे, प्राइवेटली नहीं, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि इसको आप पब्लिकली डिक्लेयर कर दें। तो उसका फायदा क्या होगा, फिर कोई भी जो इस क्लास के अंदर आपने एक फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है पब्लिकली, तो फिर आप मेन के अंदर उस फंक्शन को एक्सेस कर दें। आपने उस फंक्शन को एक्सेस कर दिया, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, आपने उस फंक्शन को एक्सेस कर दिया, तो अगर मैंने कोई फंक्शन एक्सेस कर दिया तो उस फंक्शन की हेल्प से मैं प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता हूं। फंक्शन यहां से वैल्यूज ले लेगा और अपने काम परफॉर्म कर देगा। सो फंक्शंस कैन आल्सो बी डिक्लेयर्ड प्राइवेटली। अब एक क्वेश्चन ये है कि फंक्शंस तो हमेशा हम कॉल करते हैं मेन के अंदर, क्या करते हैं हम, फंक्शंस चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा है, फंक्शंस हमेशा हम कॉल करते हैं मेन के अंदर, लेकिन यहां पे मैंने बताया कि मेंबर फंक्शंस को आप प्राइवेटली भी एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अब मसला ये है कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर जो फंक्शंस या वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं वो आप मेन के अंदर नहीं एक्सेस कर सकते। तो फिर इसका क्या हल है, क्या करें फिर इसके लिए, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन है लेट्स सपोज ए, ये एक फंक्शन है, एक इसको मैंने प्राइवेटली डिफाइन कर दिया, मींस ए फंक्शन को मेन के अंदर मैं एक्सेस नहीं कर सकता। अब मेरे पास एक और फंक्शन है, लेट्स सपोज बी फंक्शन है मेरे पास, और इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया, पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया इस फंक्शन को, लेकिन मैं ए को भी एक्सेस करना चाहता हूं। मैं उस पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं कि फंक्शंस को आप पब्लिक और प्राइवेट दोनों एक्सेस कर सकते हो, लेकिन जो प्राइवेट होते हैं वो मैन के अंदर एक्सेसिबल नहीं होते हैं, लेकिन स्टिल मैं चाहता हूं कि मैं उसको एक्सेस करूं। तो फिर क्या करूंगा, मुझे इस फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, मुझे इस फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ऑब्वियसली इस फंक्शन की भी कोई बॉडी होगी हमारे पास, ये इस फंक्शन की कोई बॉडी होगी, ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट हमारे पास आ गए, इस फंक्शन की भी कोई बॉडी होगी। अब इस फंक्शन की जो बॉडी है, मैं क्या करता हूं, इस फंक्शन के अंदर इसको कॉल करता हूं, ए को मैंने कॉल कर दिया। अब होगा क्या कि मैं आता हूं मेन के अंदर, अब मेन के अंदर आ गया और मैं क्या करता हूं, मेरे पास कोई क्लास होगी, लेट्स सपोज क्लास का नाम है, पिछली एग्जांपल दे दो सी रेक्टेंगल, या मैं क्लास का नाम रख देता हूं एफसीएस। तो क्लास का नाम हमारे पास था एफसीएस डेटा टाइप का मैं क्या कर देता हूं कि एक वेरिएबल मींस एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देता हूं। लेट्स सपोज मैंने डिक्लेयर कर दिया पी, एक ऑब्जेक्ट। अब मैंने क्या किया, पी की मदद से मैं कॉल करता हूं बी को। जैसे मैंने बी को कॉल किया तो कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, बी फंक्शन, ये बी फंक्शन कॉल हुआ। जैसे बी फंक्शन कॉल हुआ तो बी फंक्शन के बॉडी के अंदर आया तो वो किसको कॉल कर रहा है, ए को कॉल कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हम क्या करना चाह रहे हैं, ए प्राइवेट डिक्लेयर्ड है, प्राइवेट को आप मेन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्टिल मैं चाहता हूं कि मैं इनको एक्सेस कर दूं प्राइवेट को। तो मुझे पब्लिक फंक्शन का जो है मुझे हेल्प चाहिए होगी। तो मैं क्या करता हूं, मैंने बी फंक्शन को एक्सेस किया मेन के अंदर, बी पब्लिक है, और बी के अंदर मैं ए को एक्सेस करूं। तो देखें ये बी जो है ए को एक्सेस कर रहा है, तो ठीक है, ये तो एक क्लास है हमारे पास, तो यहां से लेकर यहां तक जितने भी हमारे पास फंक्शंस हैं या जो डेटा मेंबर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, वो एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं। क्यों,
क्योंकि वो एक ही क्लास के अंडर आ रहे हैं। तो आई होप सो कि हमारे पास जो डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस के कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुके होंगे। अगेन डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस दोनों को एक ही साथ एक ही प्रोग्राम में एक्सप्लेन करने की ट्राई करते हैं। यहां पे आपके पास पेज नंबर 154 पर, पेज नंबर 154 पर एक प्रोग्राम है, उसमें डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन दोनों डिक्लेयर्ड हैं। अगर आप लोग वो एग्जांपल मैंने यहां पे मैंने लिख दी है, तो सबसे टॉप पे हमारे पास जो लाइंस होती हैं ये कहलाती हैं लाइब्रेरी फाइल्स। ये चीजें मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि एग्जामिनर जो आपसे क्वेश्चन करेगा वाइवा में वो क्लियर हो। ये लाइब्रेरी फाइल्स, एक है iStream.h, एक है कंसोल इनपुट आउटपुट। .h मींस हेडर फाइल। .h एक एक्सटेंशन होती है। जिस तरह कंप्यूटर में आपके पास जितने भी फाइल्स पड़ी होती हैं उसकी कोई ना कोई एक्सटेंशन होती है। जिस तरह अगर पिक्चर है तो JPG, JPEG, GIF, इस तरह कुछ एक्सटेंशन होती है। इस तरह MP3 ऑडियो फाइल्स की, वीडियो की, MP4 एक्सेट्रा। ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की एक हेल्प हो रही होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये मैनेज कर रहा होता है कि किस फाइल को किस सॉफ्टवेयर के साथ एसोसिएट करना है। ओके, .h मींस हेडर फाइल है। iStream मींस इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स। इसमें जितने भी इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम्स होते हैं उनकी डेफिनेशन मौजूद होती है। कंसोल इनपुट आउटपुट .h, इसमें जो आपके जो कंसोल है जहां पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, वहां पे जितने भी आपके इनपुट आउटपुट वहां पे आ रही होती हैं या जा रही होती हैं उसकी हेडर फाइल जहां पे मौजूद है। हमने क्यों लगाई हुई है? इस पूरे प्रोग्राम के अंदर ऐसा कौन सा फंक्शन है, ऐसी कौन सी लाइन है जिसके लिए हमने connew.h यूज किया हुआ है? ये पहला क्वेश्चन है आज के लेक्चर में। इसके जवाब आप लोगों ने देना है, कमेंट्स में देना है। ओके, अगर आप लोग देखें तो यहां से लेकर यहां तक ये हमारी है क्लास, ये क्लास की बॉडी है। इस क्लास की बॉडी में अगर हम देखें तो यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास एक फंक्शन है, यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास दूसरा फंक्शन है, और अगर ये देखें ये हमारे पास कुछ डेटा मेंबर्स डिक्लेयर्ड हैं। तो अगर आप लोग देखें जो अभी प्रीवियस हमने पढ़ा है कि एक क्लास के अंदर दो किस्म के मेंबर्स होते हैं, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस। ये वाला इंटीजर मंथ, इंटीजर डे, इंटीजर ईयर, इनको हमने डिक्लेयर किया हुआ है अंडर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। आई गेस ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंडर है। यस, ये हमारे पास प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंडर नॉर्मली इसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन यहां पे इन्होंने क्या किया है, सबको पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू डिक्लेयर किया हुआ है। और अगर हम नीचे आ जाएं यहां पे मैन, क्योंकि हमारी कंपाइलेशन जो होती है एग्जीक्यूशन वो मैन से स्टार्ट होती है, तो हम मैन से स्टार्ट करेंगे। जस्ट मैं उसकी ओवरव्यू दे रहा था आप लोगों को। हमारे पास क्लास के जो नेम है वो है डेट, और क्लास क्या होती है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। हमने एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप डिफाइन कर ली है जिसका नाम रखा हुआ है डेट। अब ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। मैन के अंदर आ जाए, अगर आप लोग देखें डेट डेटा टाइप का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया हुआ है, मींस एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ D1। विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे? हम इन फंक्शंस को, इन वेरिएबल्स को एक्सेस करेंगे। अब D1 डॉट सेट डेट। व्हाट इज सेट डेट? अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास एक फंक्शन है सेट डेट, ये है हमारे पास। D1 क्या है? इस डेटा टाइप का एक ऑब्जेक्ट है। तो D1 डेट डेटा टाइप का एक ऑब्जेक्ट है, तो कंपाइलर चला जाएगा डेट क्लास में और उसके अंदर सेट डेट जोड़ेगा। तो सेट डेट हमारे पास एक फंक्शन है जिसको 3 वेरिएबल्स चाहिए, जिसको 3 वैल्यूज चाहिए, जिसको हमने 3 आर्गुमेंट्स पास किए हुए, जिसको हमने 3 पैरामीटर्स पास किए हुए हैं। तो एग्जामिनर पूछता है कि आर्गुमेंट्स क्या या पैरामीटर्स क्या है? आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स उन वैल्यूज से कहते हैं जो कि किसी फंक्शन को काम परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। सो इसको 3 वैल्यूज चाहिए। एक इसको चाहिए 3 इंटीजर डेटा टाइप के, एक ये सेकंड एंड दिस इज थर्ड। और अगर हम इस फंक्शन को देखें जो कॉल किया हुआ है तो इसके पास भी 3 वैल्यूज मौजूद है। एक हमारे पास 21, 07, बुक में 2010 लिखा हुआ, मैं 2020 कर दिया, और 2020। 3 वैल्यूज हैं। 21 चला जाएगा यहां पे, 07 चला जाएगा यहां पे, 2020 चला जाएगा यहां पे चला जाएगा। अब इस फंक्शन को हमने कॉल किया हुआ है तो ये फंक्शन कोई काम भी तो करेगा। ये फंक्शन जो क्या काम करेगा? एन डे
वैल्यू अपनी दे देगा डे को। अब डे क्या है, ये वेरिएबल है। अच्छा, बुक वाले ने क्या किया हुआ है कि इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया हुआ है अंडर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, जो कि गलत नहीं है, सही है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट हमने क्या क्लियर करने हैं कि जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स होते हैं उनको हम एक्सेस नहीं कर सकते मेन के अंदर, तो ये पब्लिक है, इसको आप प्राइवेट भी लिख दे तो इट्स ओके। लेकिन यहां पे जो कॉन्सेप्ट इन्होंने यूज किया हुआ है कि इन वेरिएबल्स के थ्रू इनको एक्सेस कर रहे हैं, तो इनको प्राइवेट होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो हम इस डे को डायरेक्टली यहां पे भी वैल्यू दे सकते थे। कैसे दे सकते थे, ऐसे। इस केस में बुक वाले ने पब्लिक डिक्लेयर किया हुआ है, आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि d1 डॉट डे इज इक्वल टू 07, लेकिन हमने क्या क्लियर करना है, पब्लिक और प्राइवेट का डिफरेंस। तो ओके, बैक टू द टॉपिक। एन डे, इसके अंदर 21 स्टोर है, 21 स्टोर कर देगा डे के अंदर, तो इधर 21 स्टोर हो जाएगा। एन मंथ, ये एक वेरिएबल है, उसके अंदर 07 स्टोर है, ये इसको स्टोर कर देगा मंथ के अंदर, तो यहां पे हमारे पास ये एक मंथ यहां पे स्टोर कर देगा 07। एन ईयर एक और वेरिएबल का नाम है, उसके अंदर 2020 स्टोर है, ये स्टोर कर देगा ईयर के अंदर, यहाँ पे 2020 स्टोर हो जाएगा। अच्छा, ये इक्वल ऑपरेटर, ये जो है इक्वल, नॉर्मली मैथमेटिक्स में हम इसको इक्वल कहते हैं, ये वाला, इसको क्या कहते हैं ये आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है। एक ये ऑपरेटर है हमारे पास, एक ये है, और सेकंड हमारे पास डबल इक्वल है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि ये किस लिए यूज करते हैं हम और ये किस लिए यूज करते हैं, इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है। इसको एक नाम इक्वल नहीं है, वो मैथमेटिक्स में है, सी प्लस में इसका नाम चेंज है, इसका नाम भी डबल इक्वल नहीं है, इसका नाम कुछ और है। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि किस पर्पस के लिए हम यूज, पर्पस तो खैर मैंने बता दिया कि ये वैल्यू असाइन करता है यहाँ पे, इसका नाम बताना है आप लोगों ने मुझे, और इसका पर्पस बताना और नाम दोनों है। यहाँ पे इस फंक्शन ने अपना काम कर दिया, इस फंक्शन के पास 3 वैल्यूज थी, वो ऊपर वेरिएबल्स को दे दिए, फंक्शन खत्म, ये वाला खत्म, स्टेटमेंट टर्मिनेटर अगले लाइन पे आ जाएगा। अब हमने क्या किया हुआ है कि D1 ये हमारे पास डेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, और शो डेट हमने एक और फंक्शन को कॉल किया, और इस फंक्शन को हमने कोई भी पैरामीटर्स या वैल्यूज हमने पास नहीं किए हैं। तो D1 क्लास डेट का एक ऑब्जेक्ट है, क्लास डेट में चला जाएगा, और उधर हम देखेंगे शो डेट, क्योंकि इस फंक्शन का नाम है शो डेट, तो ये शो डेट नहीं है, ये है शो डेट। इस फंक्शन को हमने कॉल किया, इस फंक्शन को कोई आर्गुमेंट्स पास नहीं करने हमने, क्योंकि इसको चाहिए भी नहीं, यहाँ पे है भी नहीं। इस फंक्शन के अंदर यहां से लेकर यहां तक ये काम हो रहा है। 3 हमारे पास आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं। यहां पे इस स्क्रीन पर क्या प्रिंट कर देगा, ये लाइन तो एज इट इज प्रिंट कर देगा, डे ऑफ बर्थ, तो ये स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा डे ऑफ बर्थ। लेट्स से ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन है, तो ये प्रिंट कर देगा डे ऑफ बर्थ, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी लिखा हुआ होगा वो एज इट इज प्रिंट होगा, इवन ये इन्वर्टेड ये साथ फुल कॉलन। और उसके बाद हमने डे लिखा, व्हाट इज डे, डे हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, और अगर देखें हम तो हम स्टिल एक क्लास के अंदर हैं, तो ठीक है हम डे को एक्सेस कर सकते हैं। डे को वैल्यू दी थी, इन वेरिएबल्स ने दी थी, तो डे को हमने एक्सेस कर दिया, और डे की वैल्यू यहाँ पे डे प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख देते हैं, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दिया तो डे प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू प्रिंट नहीं होगी उसकी, ठीक है। तो दैट इज व्हाई डे एक वेरिएबल, उसकी जगह पे यहाँ पे 21 प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ था, जो कि मिट गया मुझसे, एंडेल लिखा हुआ था। व्हाट इज एंडेल, एंडेल मींस एंड लाइन। एंड लाइन क्या काम करेगा कि आउटपुट स्क्रीन को, ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे, यहां पे हम है कंपाइलर इस वक्त, इसको लाइन को एंड कर देगा और कंपाइलर को यहां पे आना पड़े, कंपाइलर यहां पे आ गया। अब अगले लाइन में प्रिंट हो जाएगा मंथ ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, और आगे मंथ की जो वैल्यू है, मंथ की वैल्यू हमारे पास है 07, वो प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद यहां पे एंडेल अगेन लगा हुआ है। अच्छा, आप लोगों ने मुझे बताना है कि अगर एंडेल मैं यूज नहीं करता तो इसकी जगह पे मेरे पास अल्टरनेट क्या है, मैं क्या और यूज कर सकता हूं। सी आउट अगली लाइन में प्रिंट कर देगा ईयर ऑफ बर्थ, और आगे प्रिंट कर देगा ईयर की जो वैल्यू है 2020,
तो यहां पे हमारे पास ये फंक्शन भी खत्म हो गया। बैक कंपाइलर वापस चले जाएगा मेन फंक्शन के अंदर, यहां पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये स्टेटमेंट खत्म, अगली लाइन पे चला जाएगा गेट ch। नॉर्मली जब आप लोग प्रैक्टिकल में होंगे तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा ये बताइए कि गेट ch क्यों लगाया हुआ है। तो सेम क्वेश्चन मेरा भी है, आप लोग भी मुझे कमेंट से बताएं इस प्रोग्राम में गेट ch क्यों यूज किया हुआ है, क्या जरूरत पड़ रही है मुझे, गेट ch मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये आपने मुझे बताना है। ओके, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे हमारे पास ये मेन की बॉडी खत्म होगी, मेन की बॉडी खत्म, हमारी एग्जीक्यूशन खत्म और हमारे पास ये आउटपुट आ चुकी है। आई होप सो कि आज का जो हमारा टॉपिक था मेंबर्स ऑफ क्लास, जो कि डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस होते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल आपको क्लियर हो चुका होगा। बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, लाजमी आप लोगों ने इसको एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, एक और चीज अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर हम डेव C++ से प्रोग्राम रन करते तो वो रन नहीं होता। तो आप लोगों ने क्या करना है, डेव प्रोग्राम में आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को .h भी लिखने की जरूरत नहीं है। इस लाइन की जगह पे conny.h की जगह पे आप एक और लाइन लिखेंगे, यूजिंग नेम स्पेस std और सेमीकोलन। और दूसरा आपको जो मेन के अंदर होता है, सॉरी डेव के अंदर, डेव C++ के अंदर, यहां पे अगर आपने वाइड लगाया हुआ है तो वो वाइड भी हटा दीजिएगा, वो भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है। इवन इंटीजर भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है। यहां पे अगर रिटर्न 0 है या गेट ch उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो मींस iostream लिखेंगे सिंपल, .h नहीं लगाएंगे, उसके नीचे लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std और आपको मेन के साथ भी कोई वाइड या इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं, फिर आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। बुक वालों ने जितने भी ये प्रोग्रामिंग की हुई है, ये इन्होंने कंपाइलर यूज किया हुआ है टर्बो C++, जो कि काफी पुराना सॉफ्टवेयर है, उसमें कभी कभी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबिलिटी में आजकल इशू आ रहे हैं। दैट इज व्हाई मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग डेव C++ यूज करें और गूगल पे सर्च करेंगे 48 MB का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, ये रन करें। कोई भी इशू है आप स्क्रीनशॉट लें और लेक्चर के एंड पे आप कमेंट में आप डाल सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो सॉल्व कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज।